नमस्कार। खेती किसानी से संबंधित महत्वपूर्ण जानकारी एवं कृषि समस्याओं की सटीक निवारण लेकर आपके द्वार हम लाए हैं पूसा समाचार। पूसा समाचार के इस अंक में मैं डॉक्टर शालिनी गौड़ रुद्रा, वरिष्ठ वैज्ञानिक खाद्य विज्ञान एवं फसलोत्तर प्रौद्योगिकी संभाग, एवं मैं डॉक्टर विशाल सोमवंशी, प्रधान वैज्ञानिक सूत्रकृमि विज्ञान संभाग, संस्थान की ओर से सभी दर्शकों का हार्दिक स्वागत करते हैं। आज हम दर्शकों को सब सरफेस ड्रिप इरिगेशन या उप सतही टपक सिंचाई एवं लहसुन में रोग प्रबंधन की तकनीकी जानकारी देंगे। पूसा समाचार के माध्यम से विभिन्न प्रदेशों से किसान भाई लगातार अपनी समस्याएं हमारे व्हाट्सएप नंबर 9560297502 पर भेज रहे हैं, जिसका समाधान हम पूसा व्हाट्सएप सलाह सेगमेंट में आपसे साझा करेंगे। और अंत में होगी मौसम की खबर। किसान भाइयों, बहनों एवं दर्शकों, भारतीय कृषि अनुसंधान संस्थान नई दिल्ली में पूसा कृषि विज्ञान मेले का आयोजन 2 से 4 मार्च 2023 में किया जा रहा है। यह मेला पूसा संस्थान के मेला ग्राउंड में आयोजित किया जाएगा। इस वर्ष यह मेला मोटे अनाजों, जिन्हें हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी ने श्री अन्न की उपाधि दी है, द्वारा पोषण, खाद्यान्न एवं पर्यावरण सुरक्षा विषय पर आयोजित किया जा रहा है। इस मेले के मुख्य आकर्षण के बारे में बता रहे हैं हमारे संस्थान के निदेशक डॉक्टर अशोक कुमार सिंह। किसान भाइयों नमस्कार। इस बार किसान मेला मार्च 2, 3, 4 को लगाया जा रहा है। मेले का उद्घाटन माननीय केंद्रीय कृषि एवं किसान कल्याण मंत्री श्री नरेंद्र सिंह तोमर जी 11 बजे 2 मार्च को करेंगे। हमेशा की भांति मेले में जीवंत फसल प्रदर्शनी, सब्जी, फल, फूल की प्रदर्शनी लगाई जाएगी और साथ ही साथ किसान वैज्ञानिक चर्चा का आयोजन किया जाएगा। इस बार मेले का जो मुख्य विषय है वह है श्री अन्न के द्वारा पोषण, पर्यावरण एवं खाद्यान्न सुरक्षा। श्री अन्न, जैसा कि आप जानते हैं, माननीय प्रधानमंत्री जी ने अभी, जिसे हम पहले मोटा अनाज कहते थे, न्यूट्री सीरियल्स का नाम देते थे, जिसमें ज्वार है, बाजरा है, रागी है, कोदो है, कुटकी है, सावा है, कंगनी है, इन सारे अन्न को एक साथ मिला करके श्री अन्न का नाम माननीय प्रधानमंत्री जी ने दिया है। इनके अंदर पोषक तत्वों की भरमार होती है और साथ ही साथ जलवायु परिवर्तनशील जो हो रही है, विषम परिस्थितियों में भी कम पानी में इनके अंदर पैदावार देने की क्षमता होती है। इनको किस प्रकार से हम दोबारा अपनी खेती का मुख्य अंग बनाएं और इसके द्वारा पोषण और खाद्यान्न सुरक्षा प्राप्त करें, इस विषय पर काफ़ी चर्चा की जाएगी। साथ ही साथ जो नई किस्में हैं बासमती धान की, पूसा बासमती 1847, पूसा बासमती 1886, पूसा बासमती 1885, जिनमें झोंका और झुलसा रोग नहीं लगता है, इन किस्मों का बीज पर्याप्त मात्रा में आपको उपलब्ध कराया जाएगा। आप लोगों से अनुरोध है कि आप भारी संख्या में आएँ, मेले में भाग लें और इससे प्राप्त जानकारी का पूरा फायदा उठाएं। बहुत बहुत धन्यवाद। कृषि विस्तार के साथ जल की बढ़ती मांग एक प्रमुख समस्या है। खेती में जल उपयोग दक्षता बढ़ाने हेतु सब सरफेस ड्रिप इरिगेशन या उप सतही टपक सिंचाई एक उत्तम विकल्प है। बिल्कुल, इस आधुनिक तकनीक से पोषक तत्वों को सीधा पौधों की जड़ों में दिया जा सकता है, जिससे उर्वरक उपयोग दक्षता भी बढ़ती है। इसे किस प्रकार स्थापित किया जाए एवं इसके और क्या क्या लाभ हैं, ये बता रहे हैं पूसा संस्थान के विशेषज्ञ डॉक्टर आंचल दास। जब हम फसलों में सिंचाई की बात करते हैं तो उसमें हमें मुख्य रूप से 3 चीज़ों का ध्यान रखना पड़ता है: जल की मात्रा, इरिगेशन या सिंचाई देने का समय, और तीसरी चीज़ जो बहुत महत्वपूर्ण है वो है सिंचाई की विधि। अभी हम जो सिंचाई जिस तरीके से जनरली करते हैं, जो फार्मर के खेत में प्रचलित हैं, वो जैसे क्यारी बना के सिंचाई करना, वाटर स्ट्रिप इरिगेशन देना या फरो सिंचाई करना, इन तीनों चारों जो सतही इरिगेशन की जो किस्में हैं, जो सिंचाई की जो तरीके हैं, इसमें जल की उपयोग दक्षता बहुत कम है। साथ ही में जो पोषक तत्व हैं उनका जो डिस्ट्रीब्यूशन है अक्रॉस द फील्ड वो सही से नहीं होता है। पोषक तत्व और जल सिंचाई जल की दक्षता बढ़ाने के लिए हमारे पास सब सरफेस ड्रिप फर्टिगेशन सिस्टम एक ऐसा विकल्प है जिससे ये दोनों बढ़ सकते हैं। तो सब सरफेस ड्रिप फर्टिगेशन सिस्टम को अगर हम हिंदी में कहें तो वो अधोसतही टपक सिंचाई एवं फर्टिगेशन सिस्टम, ये एक ऐसा सिस्टम है जिससे हम जल और पोषक तत्व
सीधे तौर से पौधों की जड़ों तक पहुंचाते हैं। पौधों की जड़ों तक पहुंचाने के लिए हम छिद्र युक्त और ड्रिप युक्त ट्यूबें होती हैं, उसके द्वारा हम जल और पोषक तत्व दोनों पौधे की जड़ तक पहुंचा देते हैं डायरेक्टली, और जिससे जो जल की क्षति या पोषक तत्वों की क्षति, उर्वरकों की क्षति नहीं होती है। और इस विधि से सिंचाई करने से ऊपर की सतह, जमीन की ऊपर की सतह वो सूखी रहती है, जिसकी वजह से खरपतवार या अन्य बीमारियों का जो प्रकोप है वो भी कम होता है। जनरली हम जो सतही इरिगेशन के जो तरीके हैं, जो विधियां हैं, उसमें हम 5 से 6 सेंटीमीटर पानी पर सिंचाई लगाते हैं। 5 से 6 सेंटीमीटर का मतलब 5 से 6 लाख लीटर पानी हम प्रति सिंचाई खेत में लगाते हैं, वो चाहे गेहूं हो या मक्का हो या धान हो। तो ये जो पानी है इसकी ये मात्रा बहुत अधिक है, लेकिन अगर हम ड्रिप इरिगेशन से पानी लगाएं तो इसकी जो मात्रा है बहुत कम हो सकती है। तो जिस खेत में हम लोग खड़े हैं, इस खेत में हमने सब सरफेस ड्रिप फर्टिगेशन सिस्टम इंस्टॉल किया हुआ है। ये ICR से NASF प्रोजेक्ट के तहत किया गया है, IRI में। ये 1 हेक्टेयर एरिया में सब सरफेस ड्रिप फर्टिगेशन सिस्टम हमने इंस्टॉल किया है। 1 एकड़ एरिया डायरेक्ट सीडर धान और गेहूं सिस्टम के लिए किया है, और दूसरा मक्का गेहूं सिस्टम के लिए किया गया है। एक ट्यूब से दूसरे ट्यूब की जो दूरी है वो 45 सेंटीमीटर है, और ड्रिप से ड्रिप की जो दूरी है, जो उन ट्यूबों में छिद्र हैं, उन छिद्रों की जो दूरी है वो 30 सेंटीमीटर रखी गई है, 30 सेंटीमीटर रखी गई है। और ये दो जो लेटरल ट्यूब्स हैं, ये जमीन की ऊपरी सतह से निचली सतह में 20 सेंटीमीटर पर इनको स्थापित किया गया है। इसके जो सिस्टम के जो मुख्य कंपोनेंट्स हैं, जो इसके मुख्य घटक हैं, वो है, एक तो हमारे पास ट्यूबवेल होना चाहिए, वाटर का सोर्स होना चाहिए। दूसरा, उसके बाद हमारे पास पानी स्टोर करने के लिए टैंक चाहिए। टैंक के बाद फिल्टर सिस्टम, उसके बाद एक फर्टिगेशन टैंक की जरूरत पड़ती है, वेंचुरी की जरूरत पड़ती है, और साथ में इसके आगे हमने मेन पाइप्स लगाते हैं, फिर उसके बाद सब मेन पाइप लगाते हैं, और उसके बाद हम इसमें लेटरल बिछाते हैं। तो इस सिस्टम को लगाने के लिए हमने सबसे पहले जो हमारी लेटरल्स थी उसको भूमि की सतह पर स्थापित किया। उसके बाद सिस्टम को चला के देखा। जब हमने देखा कि ये सिस्टम बड़े अच्छे तरीके से काम कर रहा है, उसमें बराबर पानी जितना चाहिए उतना निकल रहा है ड्रिपर से, तो उसके बाद हमने कल्टीवेटर, ट्रैक्टर ड्रान कल्टीवेटर से पहले उसमें लाइनें खोदी। उसके बाद कसोला से उन लाइनों को हमने खोद के उसकी मिट्टी बाहर निकाल के, उसके बाद फिर हमने ये लेटरल जो है 20 सेंटीमीटर नीचे ज़मीन में उसको स्थापित कर दिया। जो हमारी खरीफ की जो फसलें हैं अक्टूबर नवंबर में हार्वेस्ट होती हैं, और हमें रबी की फसल लगाने के लिए बहुत कम समय मिलता है। तो किसान जनरली उसमें प्लेवा करते हैं, और प्लेवा करने के बाद खेत जो है हमारा 10 से 15 दिन ले लेता है बेहतर कंडीशन आने में। तो हमारा 10 से 15 दिन का नुकसान हो जाता है, हमारी फसलें लेट हो जाती हैं। लेकिन अगर हमने सब सरफेस ड्रिप फर्टिगेशन सिस्टम लगाया है तो बुवाई के तुरंत बाद हम उसमें सिंचाई कर सकते हैं। आप सूखे में से बुवाई कर दें, उसके बाद ये ड्रिप सिस्टम से हल्की सिंचाई कर दें, कोई उसमें दुष्प्रभाव नहीं पड़ेगा, और फसल की जो बिजाई का जो अंकुरण है वो अच्छे से होगा, फसल भी अच्छे से होगी। प्रति हेक्टर इस सिस्टम की जो लागत है 1.5 से 2 लाख तक आ जाती है। जो हमारा नॉर्मल ड्रिप इरिगेशन सिस्टम है या टपक सिंचाई सिस्टम है, उससे सब सरफेस ड्रिप फर्टिगेशन सिस्टम में 50,000 की लागत ज़्यादा आती है। सबसे बड़ा फायदा तो ये है, इसमें जो हमारा भूजल है उसका जो दोहन है वो कम हो जाता है, और जल की उपयोग दक्षता बढ़ जाएगी। साथ ही में जल की जो सेविंग है तकरीबन 50 से 70% तक देखी गई है। उसके साथ ही जो पोषक तत्व हैं, अगर हम डायरेक्टली फर्टिगेशन सिस्टम से जड़ में ही पहुंचा रहे हैं तो उसकी उपयोग दक्षता भी बढ़ जाती है, तकरीबन हम आधी मात्रा उसमें सेव कर सकते हैं। तो कुल मिला के हम ये कह सकते हैं कि जो हमारे किसान भाई हैं, सब सरफेस ड्रिप इरिगेशन में जो खर्चा लगता है, जो मैंने बताया 1.5 से 2 लाख तक, वो 3 साल के अंदर अंदर उसमें रिकवर कर लेते हैं। किसान भाइयों के लिए इसमें सब्सिडी का प्रावधान है। सेंट्रल गवर्नमेंट से जो सब्सिडी मिलती है तकरीबन 45% मिलती है, और राज्य सरकारें भी इस पे सब्सिडी देती हैं। तो किसान किस किस्म का है, कौन सा किसान है, स्मॉल फार्मर है, मार्जिनल फार्मर है, या जनजाति या अनुसूचित जाति का है, तो ये सब कुछ देखते हुए अधिक से अधिक 90% तक सब्सिडी
इस सिस्टम में, टपक सिंचाई में उपलब्ध है। पूसा समाचार के पिछले अंकों में हमने लहसुन की महत्वपूर्ण समसामयिक क्रियाओं के बारे में जानकारी दी थी। देश के विभिन्न प्रदेशों से कई किसान भाई लहसुन में लगने वाले रोगों के बारे में जानकारी चाहते हैं। जी बिल्कुल, लहसुन में अच्छी उपज लेने हेतु समय पर इन रोगों की सही पहचान एवं इनका उचित प्रबंधन अति आवश्यक होता है, जिसकी विस्तृत जानकारी दे रहे हैं पूसा संस्थान के विशेषज्ञ डॉक्टर अनिल खार। प्यारे किसान भाइयों, आज हम बात करने वाले हैं लहसुन के बारे में। सबसे पहली बात, जब भी वो लहसुन लगाते हैं तो जो बड़ी फांकें होती हैं उनको लगाएं। जिनका वजन कम से कम 1 ग्राम के करीब होता है उनको लगाएं। बहुत छोटी छोटी फांकें ना लगाएं। और जब वो फांकें लगाते हैं तो उस टाइम पे जो उनको NP और K, जो नाइट्रोजन है, फास्फोरस और पोटाश है, वो कम से कम 150-50 के हिसाब से डालें। मतलब 150 किलोग्राम नाइट्रोजन का इस्तेमाल करें, 50 किलो फास्फोरस और 50 किलो पोटाश का इस्तेमाल करें। और जो 150 किलोग्राम नाइट्रोजन है वो आप 3 टाइम में डाल सकते हैं। एक तो शुरू में जब आप लगाते हैं लहसुन को, उसके बाद 30 दिन के बाद आप फिर नाइट्रोजन डाल सकते हैं 50 किलो, और उसके 15 दिन के बाद, मतलब 45 दिन के बाद आप नाइट्रोजन का इस्तेमाल कर सकते हैं। पत्तियां पीली पड़ने का एक कारण ये होता है कि आपने जो खाद की मात्रा है वो पूरी नहीं डाली है। जब आप अपना लहसुन लगाते हैं, लहसुन लगाने के बाद आप उसमें पनीडा का या पेंडिमेथिलिन का स्प्रे करें। वो कम से कम 3 से 4 ml प्रति लीटर के हिसाब से स्प्रे करें और उसके बाद पानी दे दें। तो उसका फ़ायदा आपको ये होता है कि बहुत जल्दी खरपतवार नहीं आते हैं। जब भी आपने लहसुन लगाना है, अगर आप चाहते हैं कि आपकी पैदावार अच्छी हो, पौधे से पौधे की दूरी आपकी 10 सेंटीमीटर होनी चाहिए। अगर आप ऐसा करते हैं, एक तो आपकी दूरी अच्छी रहती है और आप बहुत ज़्यादा लहसुन ले सकते हैं छोटे एरिया में से। तीसरी बात आपने ये ध्यान रखनी है कि आप कौन सी किस्म लगा रहे हैं। किस्म बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होती है, बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण होती है। और दूसरी बात ये होती है कि लहसुन जो सर्दियों में लगता है, सर्दियों में इसकी ग्रोथ थोड़ी कम रहती है। जैसे जैसे तापमान बढ़ने लगता है वैसे आप देखेंगे आपके पौधे एकदम सुदृढ़ और अच्छे लगने लगेंगे। जैसे फरवरी में टेम्परेचर बढ़ना शुरू हो जाएगा, आपके पौधे आप देखेंगे बहुत अच्छे आ रहे हैं। उसके बाद अगर आप देखेंगे कि उसमें क्या कीड़े आते हैं या क्या, सबसे मेन चीज़ जो इसमें आती है वो है थ्रिप्स। थ्रिप्स के लिए आप क्या करते हैं, थ्रिप्स आप देखेंगे कि आपको लगता है कि आपके पत्ते चूसे हुए हैं या गिरे हुए हैं। अगर आप बीच में से इसके 2 पत्ते, जो अंदर वाले नए पत्ते होते हैं, 2 खोलेंगे, अगर आप वहाँ पर देखें कीड़े हैं और वो 20 या 25 से ज़्यादा हो रहे हैं कीड़े, वो चल रहे होते हैं, आपको दिखाई देंगे, तो आपने स्प्रे करना है कोई भी इंसेक्टिसाइड का, जो भी कीड़ा मार दवाई है। जैसे कार्बोसल्फान है 2 ml प्रति लीटर के हिसाब से इस्तेमाल करेंगे आप। फिप्रोनिल है वो 1 ml प्रति लीटर के हिसाब से इस्तेमाल करेंगे। अगर आपको लगता है कि फिर भी कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा, तो लास्ट में अगर आप चाहें तो एक स्पाइनोसाइड करके आता है, वो बहुत कम लगता है, बहुत महंगा भी होता है, इसलिए बहुत कम लगाना चाहिए आपको। 3 से 4 ml प्रति लीटर के हिसाब से आप स्प्रे करें। जब भी आप स्प्रे करते हैं, आपको ये पता होना चाहिए कि लहसुन या प्याज के पौधे एकदम खड़े रहते हैं, उन पे पानी रुकता नहीं है। और अगर आप स्प्रे करेंगे वो पानी सारे नीचे गिर जाता है, तो आपको कोई फ़ायदा नहीं है। इसीलिए जो घुलनशील होता है, स्टिकर बोलते हैं हम उसको, अंग्रेजी में स्टिकर बोलते हैं उसको, घुलनशील 1 ml प्रति लीटर के हिसाब से उसको भी आपने स्प्रे में डालना है और उसके बाद स्प्रे करेंगे। तो उससे क्या होता है, वो ये चिपकने वाला पदार्थ है, उससे आपकी दवाई जो है वो चिपक जाती है। दूसरी बीमारी आप इसमें देखेंगे, आपके जो पत्ते वो जलेबी की तरह हो गए, बहुत टुड़े मुड़े एक दूसरे के अंदर चले गए। वो एक बीमारी होती है जिसे एरियोफिड माइट कहते हैं। वो माइट्स होती है, वो आपको दिखाई नहीं देती हैं, लेकिन आपको लगेगा कि वो एक पत्ते के अंदर दूसरा पत्ता चला गया। अगर सल्फर आपके पास है, सल्फर 5 ml प्रति 15 लीटर के हिसाब से आप इस्तेमाल कर दें, 5 या 10 ml प्रति 15 लीटर के हिसाब से इस्तेमाल कर दीजिए। सल्फर का स्प्रे करने से भी आपको बहुत फ़र्क पड़ जाएगा। इसके अलावा अगर आप देखते हैं फफूंदियाँ इसमें आती है। अभी आप देखोगे कि जब टेम्परेचर शुरू हो जाएगा, तापमान बढ़ना शुरू हो जाएगा, तो आपके जो पत्ते हैं ऊपर से ही मरने शुरू हो जाएंगे, पीले वो एकदम से काला काला से धब्बे आने शुरू होंगे, वहाँ से मरना शुरू हो जाएंगे और आपकी पूरी जो फसल है वो झुलस जाएगी। उसको झुलसा रोग बोलते हैं, जैसे स्टेम फिलियम ब्लाइट बोलते हैं। उसके लिए आपको रिडोमिल भी इस्तेमाल कर सकते हैं, 1 ml प्रति लीटर के हिसाब से आप इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। और दूसरी बात, अभी अगर आपका लगा हुआ लहसुन तो कम से कम 3-4 महीने का हो गया है, अब इसके बल्ब बढ़ने शुरू हो चुके होंगे। 90 दिन के बाद आपने इसमें एक बार मल्टी के का स्प्रे करना है। पोटाश जो है इसको बल्ब को बड़ा करता है, तो मल्टी के का आप स्प्रे कर सकते हैं। वो भी आप 5 ग्राम से 10 ग्राम प्रति लीटर के हिसाब से 1 या 2 स्प्रे करें, उससे आपका जो बल्ब है वो अच्छा बनेगा। पूसा समाचार में अब समय है पूसा व्हाट्सएप सलाह सेगमेंट का, जिसमें हम आपकी खेती किसानी से जुड़े प्रश्नों के समाधान बताएंगे। गोरखपुर उत्तर प्रदेश से
प्रवीण मौर्य जी ने भिंडी के फलों के अपरिपक्व अवस्था में पीले पड़ने की समस्या बताई है। आपकी फसल में रेड स्पाइडर माइट का प्रकोप हुआ है। इसके समाधान हेतु डाइकोफॉल की 200 ml मात्रा को 200 लीटर पानी में घोल बनाकर 1 एकड़ में छिड़काव करें। कुल्लू हिमाचल प्रदेश से कृपाल चंद जी ने अनार के फलों में भूरे काले धब्बे पड़ने की समस्या बताई है। आपकी फसल में बैक्टीरियल ब्लाइट का प्रकोप हुआ है। इसके समाधान हेतु कॉपर ऑक्सीक्लोराइड की 500 ग्राम मात्रा को 200 लीटर पानी में घोल बनाकर 1 एकड़ में छिड़काव करें तथा 7 दिन बाद स्ट्रेप्टोसाइक्लिन की 40 ग्राम मात्रा को 200 लीटर पानी में घोल बनाकर 1 एकड़ में छिड़काव कर दें। उत्तर प्रदेश से कमाल वीर सिंह जी ने तोरी की पत्तियों में पीले पड़कर मुड़ने की समस्या बताई है। आपकी फसल में विषाणु का प्रकोप हुआ है। इसके समाधान हेतु इमिडाक्लोप्रिड की 60 मिलीलीटर मात्रा को 200 लीटर पानी में घोल बनाकर 1 एकड़ में छिड़काव करें। आइए सुनते हैं आने वाले सप्ताह में देश भर में कैसा रहेगा मौसम का हाल, मौसम खबर में। भारत मौसम विज्ञान विभाग द्वारा दिए गए मौसम पूर्वानुमान के अनुसार 11 फरवरी को पश्चिमी हिमालयी क्षेत्र में कुछ स्थानों पर हल्की से मध्य वर्षा या बर्फबारी हो सकती है। 11 फरवरी को असम, मेघालय और त्रिपुरा में तथा 11 और 12 फरवरी को उप हिमालयी पश्चिम बंगाल में रात एवं सुबह के दौरान अलग अलग इलाकों में घना कोहरा छाए रहने की संभावना है। 15 से 17 फरवरी के दौरान पश्चिमी हिमालयी क्षेत्र और अरुणाचल प्रदेश में कुछ स्थानों पर हल्की वर्षा या बर्फबारी की संभावना है। इसी समय अवधि में अंडमान निकोबार द्वीप समूह में कुछ स्थानों पर हल्की वर्षा हो सकती है। प्रिय किसान भाइयों, बहनों एवं दर्शकों, आशा करते हैं कि पूसा समाचार का यह अंक भी आपकी खेती किसानी से जुड़ी समस्याओं के समाधान में जरूर सहायक होगा। आप सभी दर्शकों से निवेदन है कि ज्यादा से ज्यादा संख्या में हमारे संस्थान के चैनल को सब्सक्राइब करें और पूसा समाचार के हर अंक का लाभ उठाएं। हमारे फेसबुक पेज और ट्विटर हैंडल को भी जरूर फॉलो करें। कृषि से जुड़ी समस्याएं या अधिक जानकारी हेतु हमें दिए गए नंबर पर व्हाट्सएप करें और अपना नाम एवं पता अवश्य लिखें। आपके सुझावों और प्रतिक्रियाओं का हमें हमेशा इंतजार रहता है। कृषि की दिशा में यदि लाने हो नवाचार तो देखते रहिए हमारा साप्ताहिक कार्यक्रम पूसा समाचार। कुछ नए विषयों पर नई जानकारी लेकर हम फिर हाजिर होंगे अगले शनिवार। तब तक के लिए दीजिए इजाजत। नमस्कार।